Hello students, welcome to DSS online classes. Today we will complete the remaining part of the history chapter 5 when people rebel 1857 and after. In this video we talked about how company fights back. अब इस नए चैप्टर में इसमें नेक्स्ट पार्ट में हमें ये देखना है कि कंपनी किस तरीके से रिबेलियंस को फेस करती है और कैसे सारी सिचुएशंस को हैंडल करती है और कंपनी कैसे फाइट बैक करती है और किस तरह से इस रिवोल्ट का सामना करती है. So our first topic is the company fights back. Unnerved by the scale of the upheaval, they decided to repress the revolt with all its might. New laws were made, best generals were called and better ammunitions were used. अब कंपनी को लगा कि ये जो रिवोल्ट है इसको रिप्रेस करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए इन्होंने रीइंफोर्समेंट की मांग की. इसका मतलब रीइंफोर्समेंट का मतलब होता है कि अब इनको भी आर्मी चाहिए थी, आर्मी ड्रिल्स चाहिए थे ताकि रिवोल्ट को सप्रेस कर सकें और रिवोल्ट को ख़त्म कर सकें. अब नए लॉज भी पास किए गए और नए लॉज के अकॉर्डिंग जो भी रिबेल करेगा उसको ईज़िली कन्विक्ट कर लिया जाएगा और इम्प्रिजन कर दिया जाएगा. अब धीरे धीरे रिबेलियंस को पकड़ा जाने लगा और दिल्ली को रिकैप्चर कर लिया गया सितंबर 1857 में. दिल्ली वॉज रिकैप्चर्ड फ्रॉम द रेबल फोर्स इन सितंबर 1857. The last Mughal emperor Bahadur Shah Zafar was tried in court and sentenced to life imprisonment. He along his wife was sent to prison in Rangoon and his two sons were killed in front of his eyes. अब जो लास्ट मुग़ल एम्परर थे बहादुर शाह जफ़र, उनको कोर्ट में लाया गया और उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा सुनाई गई. उनको और उनकी वाइफ बेगम जीनत महल दोनों को रंगून के जेल में डाल दिया गया था अक्टूबर 1858 में. और उसी प्रिजन में नवंबर 1862 में बहादुर शाह जफ़र की डेथ भी हो गई थी और उनके जो दो बेटे थे उनको भी उनके सामने ही मार दिया गया था उनसे पहले. दिल्ली रिकैप्चर होने के बाद भी रिबेलियन ख़त्म नहीं हुआ था. रिबेलियंस जो थे उन लोगों ने रिबेल को जो है वो स्टार्ट रखा था और बैटल को भी स्टार्ट रखा था जब लखनऊ को रिकैप्चर कर लिया गया मार्च 1858 में और रानी लक्ष्मीबाई को भी मार दिया गया था 1858 में. People continued to resist and battle the British. The British had to fight for 2 years to suppress the massive forces of popular rebellion, and it was in 1859 that they were successful in getting the all rebel suppressed. रानी अवंती बाई को भी ब्रिटिशर्स ने मार दिया था और तात्या टोपे जो है वो स्टार्टिंग में तो जंगल में छुपे रहे लेकिन बाद में 1859 में उन्हें भी मार दिया गया था. तात्या टोपे ने सेंट्रल इंडिया में जो गुरिल्ला वॉर शुरू किया था वो बहुत से ट्राइबल्स और पीजेंट्स ने उसमें उनको सपोर्ट भी किया था और गुरिल्ला वॉर काफ़ी सक्सेसफुल भी माना जाता है. लेकिन ब्रिटिशर्स ने रिवोल्ट को सप्रेस करने की खूब कोशिश की. लगभग 2 साल तक लगातार उन्होंने रिवोल्ट को सप्रेस करने की कोशिश की और 1859 में वो काफ़ी हद तक सक्सेसफुल भी रहे. ब्रिटिशर्स ने खूब कोशिश की कि लोगों की लॉयल्टी गेन करने की और इसके लिए इन्होंने अनाउंसमेंट भी की कि ब्रिटिश fought back hard and on their hard tried to win the people's faith again by giving the rights to landlords who supported them and to those who did not kill any white. लोगों की लॉयल्टी को गेन करने के लिए इन्होंने अनाउंसमेंट किया कि जो लॉयल लैंडलॉर्ड्स होंगे उनको वो ज़मीनें वापस दे देंगे, उनके ट्रेडिशनल जो राइट्स हैं उन और वो ज़मीनों पर रूल कर सकते हैं. ब्रिटिश कभी भी इंटरफेयर नहीं करेंगे. ब्रिटिश ने कहा कि जो भी राइट्स हैं, जो भी आपके ट्रेडिशनल राइट्स हैं, जो भी आपका लैंड है वो आपके पास सेफ़ रहेगा, उसमें कभी भी ब्रिटिशर्स का इंटरफेरेंस नहीं होगा. अब 1857 के बाद एक्चुअल में क्या चेंज आए अब उसके बारे में हम बात करेंगे. सो चिल्ड्रन, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ आफ्टर मैथ. It means some important changes were introduced by the British after they regained control by the end of 1859. The British Parliament passed a new act in 1858 and transformed the power of the East India Company to the British Crown in order to ensure a more responsible management of Indian affair. By the end of 1859 यानी रिवोल्ट के बाद 1859 तक ब्रिटिश ने दोबारा से कंट्रोल कर लिया था कंट्री पर, लेकिन इन्होंने सेम पॉलिसीज़ को दोबारा नहीं चलाया. यहाँ पर पॉलिसीज़ चेंज कर दी गई थी. सो
The British Parliament passed a new act in 1858 and transferred the power of the East India Company to the British Crown in order to ensure a more responsible management of Indian affairs. A member of the British Cabinet was appointed Secretary of State for India and made responsible for all matter related to governance of India. He was given a council to advise him called the Indian Council. The Governor General of India was given the title of Viceroy, that is a personal representative of the Crown. Through these measures, the British government accepted direct responsibility for ruling India. ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास किया जिसमें कहा गया कि 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जो पहले पावर थी वो पावर अब ट्रांसफ़र हो जाएगी किसको, ब्रिटिश क्राउन को। मतलब जो क्वीन होंगी उनको सारा पावर ट्रांसफ़र हो जाएगा और वो पावर होल्ड करेंगी, इंडियन अफेयर्स को मैनेज करेंगी। द ब्रिटिश कैबिनेट के मेंबर, और इसमें ब्रिटिश कैबिनेट के मेंबर्स को भी अपॉइंट किया गया जिन्हें सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया कहा गया, और उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि वो सारा गवर्नेंस, एडमिनिस्ट्रेशन लेवल सब कुछ हैंडल करेंगे, उनको संभालेंगे। और उनको एक काउंसिल भी दिया गया जो उनको एडवाइस कर सके, जिससे जिनको इंडियन काउंसिल कहा गया। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे उनके टाइटल को चेंज करके वॉइसरॉय का टाइटल दिया गया था और उनको कहा गया था कि आप लोग ब्रिटिश क्राउन के पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव होंगे। अब सारी पावर डायरेक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास चली गई थी। ऑल रूलिंग चीफ्स ऑफ द कंट्री वर अलाउड टू पास ऑन देयर किंगडम टू देयर हायर्स इंक्लूडिंग द अडॉप्टेड सन। एक और बड़ा चेंज ये था कि जो रूलिंग चीफ्स थे उनको कहा गया था कि आप लोगों की जो टेरिटरी को एनेक्स नहीं किया जाएगा और कभी भी फ्यूचर में ब्रिटिश उसे कंट्रोल नहीं करेंगे और ना ही इंटरफेयर करेंगे उसके किसी भी मैटर में। और जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जो हमने पहले पढ़ा था उसको भी अबॉलिश कर दिया गया था, उसे हटा दिया गया था। बस एक क्लॉज ये था कि जो सोवर्जिन पैरामाउंट यानी जो सुप्रीम पावर होगा वो ब्रिटिश क्राउन होगा, यानी सब कुछ कंट्रोल में होगा, लेकिन वहाँ पे जो सुप्रीम पावर होगा वो ब्रिटिश क्राउन होगा, यानी सारी टेरिटरीज़ जो हैं वो उसके अंडर में होंगी। रेशियो ऑफ इंडियन सोल्जर्स वर रिड्यूस्ड इन आर्मी एंड यूरोपियन सोल्जर्स वर इंक्रीज्ड। अब तीसरा रूल ये लाया गया कि जो इंडियन सोल्जर्स थे उनके प्रोपोर्शन को कम किया गया और इनके जो खुद के जो यूरोपियन सोल्जर्स थे उनके नंबर्स को बढ़ाया गया। इसके पीछे रीज़न ये था कि फिर 1857 जैसा रिवोल्ट ना हो, और जब अपने ही लोग होंगे, अपने लोगों को रिक्रूट किया जाएगा तो वो काम भी हमारे हिसाब से करेंगे, अपने हिसाब से करेंगे। अब अवध, बिहार और सेंट्रल इंडिया से एक भी सिपाही को रिक्रूट नहीं किया गया। इंस्टेड ऑफ गोरखा, सिख, पठान्स को जो पहले प्रेफर किया करते थे अब वो भी प्रेफर करना उन्हें भी बंद कर दिया गया। ब्रिटिश स्टार्टेड द पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस इन सोशल एंड रिलीजियस स्फेयर्स एंड जस्ट कॉन्सेंट्रेटेड ओनली द पॉलिटिकल स्फेयर्स। ब्रिटिश ने जो भी इनका रिलीजियस इशू था उसमें नहीं इंटरफेयर करने की बात कहनी शुरू की। अब ब्रिटिशर्स ने मुस्लिम्स को के लैंड्स को छीनना शुरू किया, जब्त करना शुरू किया, क्योंकि उनके हिसाब से ये लोग सस्पिशियस थे या अपोजिशंस की नज़र से देखते थे। ब्रिटिशर्स का मानना था कि ये जो इतना बड़ा रिबेलियन हुआ है या रिवोल्ट हुआ है इसमें सबसे ज़्यादा अगर किसी की भागीदारी रही है तो वो मुस्लिम्स की रही है। तो अब ब्रिटिशर्स ने ये डिसाइड किया कि ये जो इंडियंस हैं यहाँ पे रहने वालों की जो कस्टम, रिलीजन, इसके अंदर कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा। सो ब्रिटिशर्स ने ये बाद में जो भी रिफ़ॉर्म कर रहे थे, जो भी चेंजेस करने की बात कर रहे थे उसको इन्होंने करना शुरू कर दिया। यहाँ पर एक और पॉलिसी बनाई गई थी जो थी लैंडलॉर्ड्स के लिए थी। जो ज़मींदार हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा और उनके लैंड को प्रोटेक्ट किया जाएगा, उनको प्रॉपर सिक्योरिटी दी जाएगी कि वो एक लैंड जो है सिर्फ उन्हीं की है। तो ये नई पॉलिसी आने के बाद से एक नया फ्रेज़ स्टार्ट होता है जो कि हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। 1857 के बाद से हिस्ट्री का एक नया फ्रेज़ देखने को मिलता है। सो चिल्ड्रन, होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। थैंक यू।